नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स विद संदीप मानुधने सेशन नंबर 17 जो है आज 4 मई 2026 का सेशन। साथियों, करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज मेंबरशिप लेवल 3 में उपलब्ध है और आज का हमारा सेशन नंबर 17 उसके 10 टॉपिक्स ये हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमारा 17th सेशन सभी के लिए फ्री उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारे YouTube चैनल पर। दिस इज बीइंग रिलीज फॉर फ्री ऑन YouTube फॉर ऑल लर्नर्स। इसके बाद अगला सेशन जो हम फ्री रिलीज करेंगे वो होगा नंबर 25। लेकिन अगर आपको सारे सेशन पढ़ने हैं तो आइए हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। मंडे वेंसडे फ्राइडे साल में 150 सेशन होते हैं और ये लेवल 3 में उपलब्ध है। तो स्वागत है आपका, आइए और जुड़िए हमारे साथ। आज के जो हमारे 10 टॉपिक्स हैं सेशन नंबर 17 के, ग्लोबल इकोनॉमी, चाइना रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट यूएस सैंक्शंस। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया इज नाउ ओपन टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। कानून बदल दिए गए हैं, चीन से आने वाला निवेश अब स्वागत है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन न्यूक्लियर सेक्टर और टेक्नोलॉजी डिनायल से हुए कुछ हमें फायदे। इंडियन पॉलिटी, पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ सालों में आए बदलाव। ग्लोबल पॉलिटी, आर्मिस्टिस, सीज फायर, पीस एंड रैप्रोचमेंट, ये टर्म्स क्या होते हैं समझाएंगे। सोशल इश्यूज, इंडियाज रैपिडली फॉलिंग फर्टिलिटी रेट एंड टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्समैन कम्स फॉर ट्रस्ट विद प्रॉफिट मोटिव। जनरल, ब्यूरोक्रेटिक टैंगल्स इन एचएसएन क्लासिफिकेशन, बैटरी स्टोरेज, तो एक अजीब सी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम वहां आ गई है। एआई, एनर्जी दैट जनरेटिव एआई कंज्यूम्स। जनरेटिव एआई की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इस चीज को लेके होती है कि उसमें वीडियो और इमेज जनरेशन इस दुनिया को ही कहीं खत्म ना कर दे, इतनी भयंकर एनर्जी वो कंज्यूम कर जाता है। तो ये है हमारा सेशन 17 के 10 टॉपिक्स की लिस्ट। जैसा मैंने कहा, ये सेशन हम यूट्यूब पर सबके लिए फ्री ला रहे हैं। 18 से 25 तक अब सब मेंबरशिप में ही होगा, 25 को हम फिर से फ्री लाएंगे। तो आप ज्वाइन ही कर लीजिए लेवल 3, यही बहुत बढ़िया है। प्यारे साथियों, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हर सेशन के साथ आपको क्विज मिलती है, नीचे कमेंट थ्रेड में है। पासवर्ड हम अपने मेंबर्स को बता चुके हैं। आज के सेशन की क्विज भी रेडी है, क्विज को सॉल्व जरूर कीजिएगा। ये एक छोटा सा क्यूआर कोड है, अपने मोबाइल को इस पे स्कैन कर लीजिए कैमरे से। अगर आप ये हमें भेजते हैं, इसको स्कैन करेंगे तो एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भर दीजिए, एक ईमेल आईडी है। हर शाम 5 से 6 के बीच में हमारी टीम एक ईमेल से पिछले 2 दिन के अपडेट्स आपको भेज देती है, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो ये फॉर्म जरूर भरिएगा। शुरू करें आज का काम, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे 10 टॉपिक्स तैयार हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कोशिश है कि पूरा 360 डिग्री कवरेज करंट अफेयर्स का लगातार मिले। जिसने भी साल 2 साल ये सीरीज कर ली, बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन आपकी बन जाती है। जैसा मैंने कहा, लेवल 3 में आपको करंट अफेयर्स और पावर ऑफ 10 दोनों मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है। और लेवल 5 में तो यूपीएससी का पूरा कोर्स जो हमारा पहले था वो पूरा उसमें अवेलेबल है। आइए आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट, चाइना हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यूएस सैंक्शंस। चीन ने साफ मना कर दिया है और अपनी कंपनियों को, जिन पर अमेरिका ने अभी सैंक्शन लगाया था, ये बोला है कि बिंदास आगे बढ़ने का, काम करने का, डोनाल्ड ट्रंप की चिंता करने का नहीं। तो ये हमारा आज का पहला अपडेट है, 1 of 10। चाइना रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट यूएस सैंक्शंस। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो एक्सप्लेनर भी दिखाऊंगा। चाइना ने जो अमेरिकी सैंक्शन 5 चीनी रिफाइनिंग कंपनीज पे लगे थे, फ्यूल रिफाइनिंग कंपनीज पे, उनको रिजेक्ट कर दिया, ब्लॉकिंग ऑर्डर निकाल दिया है। अमेरिका ने कहा था कि ये लोग ईरान से तेल खरीद रहे हैं तो मैं इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा हूं। तो चीन ने कहा है कि लगाओ सैंक्शन, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम नहीं मानते। एनर्जी सिक्योरिटी, सैंक्शन पावर, डॉलर सुप्रीमेसी, हर चीज पर इसका असर है। और बहुत जल्द शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप चाइना में मिलने भी वाले हैं। उस लाइट में चाइना बेसिकली अमेरिका को यह सिग्नल दे रहा है कि तुम्हारी यूनिलैटरल हेजेमनी के जमाने गए, चाइना हैज रिजन एंड वी जस्ट डोंट केयर। ये अभी तक की कहानी है, कल को कहानी अगर बदल जाएगी तो कोई नया एंगल निकलेगा। मीडिया में ये रिपोर्ट है कि ये कुछ
नाम है रिफाइनरीज के, जैसे कि हेंगली पेट्रोकेमिकल डालियन रिफाइनरी वगैरह। इमीडिएट इशू यह है कि जब इन 5 चाइनीज रिफाइनर्स के ऊपर ईरानी तेल खरीदने के आरोप लगाते हुए सैंक्शन इन्हें प्रतिबंध लगा दिए, तो वो डॉलरों में पेमेंट ले नहीं पाएंगे क्योंकि अमेरिकन बैंक से वो प्रोसेस ही नहीं होंगे। चाइना का कहना है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, आप एक तरफा इस तरह किसी को भी दंडित नहीं कर सकते। तो चाइना ने क्या किया, उसने एक ब्लॉकिंग ऑर्डर निकाल दिया और उस ब्लॉकिंग ऑर्डर में अपनी कंपनियों को बोला कि तुम आगे बढ़ के बिजनेस करो, तुम चिंता मत करो अमेरिका की, उसको हम अलग से हैंडल कर लेंगे। तो अब इन कंपनियों के लिए क्या ये दिक्कत है, क्योंकि अब उनको शी जिनपिंग से भी ऑर्डर आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप से भी ऑर्डर आ गया है, चलिए वो शी जिनपिंग की ही बात मानेंगे और इस तरह के डिस्काउंटेड ईरानियन क्रूड को खरीदने के प्लान में दिक्कत आ सकती है। अमेरिका का गोल यह है कि किसी भी तरह ईरान, जिसने अमेरिका को चारों खाने चित्त कर दिया है, क्योंकि वो हारा ही नहीं, तो अमेरिका उसी में हार गया कि वो ईरान को हरा नहीं पाया। पहले 7 दिन में ये तय हो गया था और हमने 8 मार्च को ये बात लिख भी दी थी सोशल मीडिया में कि ईरान ये युद्ध जीत चुका, अगर 7 दिन में आप तोड़ देते तो तोड़ देते, अब कुछ भी नहीं होना है। तो ईरान के ऑयल रेवेन्यू को गिराओ और दुनिया भर में लोगों को परेशान करो तो ईरान अपने आप टूटेगा। लेकिन अब ये बिल्कुल साफ है कि चाइना ऐसा होने देगा नहीं, क्योंकि चाइना को अपनी एनर्जी एक्सेस प्रोटेक्ट करनी है। इससे जुड़ी कुछ और बातें भी यहां हमने दी हैं, इनको आप देखिएगा। अब अमेरिका जो सैंक्शंस लगाता है दुनिया भर में, उससे जुड़े कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके सामने हैं। सैंक्शन की परिभाषा क्या होती है? गवर्नमेंट इम्पोज पेनल्टीज दैट रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट सर्टेन एक्टिविटीज। अमेरिका ऑफिशियली ये बोलता है कि सैंक्शन यानी प्रतिबंध क्या होता है। अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को बचाने के लिए हम किसी पे भी दंड लगाएंगे, उसको हम सैंक्शंस बोलेंगे। फिर वो कहता है कि ये टारगेटेड होते हैं, इसकी कौन सी अथॉरिटी के तहत लगाए जाते हैं, एडमिनिस्टर कौन करता है, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन कौन होता है, किसको डेजिग्नेट कर सकते हैं, इत्यादि। तो ये चीजें हमने अमेरिका की ही साइड से ली हैं। तो सैंक्शंस को गहराई से पढ़ना है, 10 टर्म समझने तो ये है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो एक्सप्लेनर भी बनाया है, देखना चाहेंगे आप? आइए एक क्विक वीडियो एक्सप्लेनर देखते हैं। इसके ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको इन एक्सप्लेनर्स में मजा आ रहा है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। Primary sanctions restrict U.S. persons, companies, and entities under U.S. jurisdiction from dealing with specific countries, individuals, organizations, or sectors. Secondary sanctions go further by targeting non-U.S. persons or companies, warning them of penalties if they engage with sanctioned entities even outside U.S. territory. The Office of Foreign Assets Control, or OFAC, under the U.S. Treasury Department is the main authority responsible for administering and enforcing these sanctions. Sanctioned individuals and organizations are often placed on the SDN list, which freezes their U.S.-linked assets and prohibits U.S. persons from doing business with them. U.S. sanctions have global impact because many international transactions rely on the U.S. dollar system, which often passes through U.S. financial institutions. Sanctions can be targeted towards specific sectors such as oil, banking, defense, shipping, technology, or energy instead of banning all trade with the country. Export controls work alongside sanctions by restricting access to U.S. origin goods, software, technology, semiconductors, and specialized equipment. Companies must perform strict sanctions screening of customers, suppliers, vessels, banks, and partners to avoid dealing with restricted or high-risk entities. Violating sanctions can result in serious consequences, including asset freezes, heavy fines, criminal charges, restricted market access, and reputational damage. Many countries criticize U.S. sanctions because of their global reach, especially when they affect trade between non-U.S. parties through dollar payments and international banking systems. तो ये था दोस्तों हमारा थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा। फीडबैक कमेंट में दीजिएगा, सेशन को लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय देते चलिए। आज के दूसरे अपडेट पर चलते हैं। भारत ने चीनी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और उससे जुड़े खतरे अपने आप ही रहेंगे। इससे जुड़े 10 टर्म्स हमने यहाँ पे आपके लिए अलग से लगाए हैं। भारत ने प्रेस नोट 3 को अमेंड किया है और ये बोला है कि इन्वेस्टर्स विद नॉन कंट्रोलिंग बेनिफिशियल ओनरशिप अप टू 10% अब ऑटोमेटिक रूट से सीधे भारत में निवेश कर सकते हैं। जो भी सेक्टोरल कैप्स होते हैं वो तो वैलिड रहेंगे। अलग अलग थिंक टैंक्स ने अपने नोट इसके ऊपर जारी किए हैं। कार्नेगी इंडिया कहता है कि कैबिनेट ने इसको जब अप्रूव किया था 60 दिन की डेडलाइन के साथ में, और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इसमें से आ सकते हैं। 2020 में प्रेस नोट 3 का एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें जिन देशों के लैंड बॉर्डर्स भारत के साथ में है वहां से अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएंगे, बेसिक निशाना इसमें पाकिस्तानी था, तो आपको सरकार से अप्रूवल एफडीआई की चाहिए। 2026 में अभी जो अमेंडमेंट किया है उसमें यह बोल दिया है अप
टू 10% नॉन कंट्रोलिंग बेनिफिशियल ओनरशिप जिनकी है, कोई आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, सीधे आके पैसा भारत में लगा दीजिए। ये फर्क है। इसके पीछे का सरकार का तर्क क्या है? आर्थिक तर्क। भारत को कैपिटल चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो भारत में ही निवेश नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर साल एक बार उनको डांटती हैं, और कल भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, नाम क्या है बता दीजिए, उन्होंने डांट लगाई है। बड़ी बड़ी खबर छपी है। क्या बोले वो? कि भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट भारत में निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं, कीजिए। सोचिए, भारत सरकार को इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलना पड़ रहा है भारत में इन्वेस्ट करो, और वो कर नहीं रहा है। इसके पीछे के कारण बिल्कुल साफ हैं, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, वो करेंगे भी नहीं, उसके बहुत सारे तगड़े कारण हैं। तो सरकार को कैपिटल तो चाहिए, तो सरकार स्टार्टअप्स, डीप टेक, इलेक्ट्रॉनिक, ईवी सप्लाई चेन में चाइनीज इन्वेस्टमेंट चाहती है कि पैसा लाओ और हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग करो। तो अब चाइना न केवल भारत के साथ $100 बिलियन का सालाना ट्रेड सरप्लस लेके चलेगा, अब वो सीधे भारत की इकोनॉमी में अगर चाइनीज कंपनीज को इंटरेस्ट है तो फिजिकली अपने पांव जमा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने छोटा सा स्टेक भी लगा दिया तो इंफॉर्मेशन राइट, ऑब्जर्वर एक्सेस, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस चाइना का भारत की मुख्य भूमि पर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा यह है कि भारत का जो ट्रेड डिपेंडेंस चाइना पे है वो एक खतरनाक जोन में जा चुका है। समझिए कैसे। हमारा जो ट्रेड चाइना के साथ है उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इंडस्ट्रियल गुड्स का है, कैपिटल गुड्स का है। ये वो चीजें हैं जिनसे उद्योग चलते हैं, ये हम आयात कर रहे हैं। मतलब हमारे उद्योगपति वो बनाना नहीं चाहते या बना नहीं पा रहे हैं। तो हमारा डिपेंडेंस सिर्फ कंज्यूमर गुड्स का नहीं है चाइना पे, एंड दैट मेक्स अस इवन मोर स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट ऑन चाइना। समझ में आ गया? भारत लगभग $100 अरब से ज्यादा का व्यापार घाटा हर साल अब चीन के साथ कर रहा है। जी हां, मोर देन $100 बिलियन, और ये साल दर साल ये घाटा बढ़ता जा रहा है, कम होने का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। मतलब हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं चाइना को, नहीं तो ये घाटा कम होता। वर्तमान में भारत में चीन का एफडीआई बहुत ही कम है कंपेयर टू द ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट। भारत के लिए रिस्क यह है कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस और ज्यादा चीन पे बढ़ता चला जाएगा। अगर चाइनीज कैपिटल असेंबली हेवी सेक्टर्स में आ गया तो भारत एक चाइना लिंक्ड प्रोडक्शन बेस बन जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं। तो पॉलिसी देयरफॉर इज अबाउट कैलिब्रेटेड ओपनिंग। फुल लिबरलाइजेशन सरकार इसलिए अभी नहीं कर रही है। इससे जुड़े 10 टर्म्स आपके सामने हैं। एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट, आज की खबर इसी पे है। सरकार से आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए, सीधे पैसा डाल दो। गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट, फेमा, प्रोहिबिटेड सेक्टर, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, पार्टिसिपेटरी नोट, सेक्टोरल कैप्स। तो ये एडिशनल जानकारियां इन्फोग्राफिक्स हम देते हैं, जो सिंसियर स्कॉलरली स्टूडेंट्स आप आराम से बैठ के पढ़िए। डाउनलोड मटेरियल कमेंट में डाउनलोड लिंक दी हुई है। ये सेशन नंबर 17 हम सभी के लिए फ्री रिलीज कर रहे हैं। अगला फ्री रिलीज सेशन नंबर 25 पे होगा। तो आप पूरी सीरीज एक्सेस करने के लिए अभी के अभी हमारी मेंबरशिप लेवल 3 को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे ज्वाइन का बटन है वीडियो के, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, तो आपको वहीं पर सारे लेवल दिख जाएंगे। बहुत बढ़िया नॉलेज सीरीज है, बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब आते हैं तीसरी खबर पर। एंजॉय कर रहे हैं आज का सेशन? ग्रेट, ऐसे ही एंजॉय करते चलिए, आनंद परमानंद। हाउ टू डिफाइन अ फॉरेस्ट इन इंडिया। अब हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी पर आते हैं। भारत में वन बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, इसको लेके बहुत डिबेट चल रहा है। तो आखिर कहानी है क्या? भारत में वनों की परिभाषा कैसे दी जाती है? इंडिया में फॉरेस्ट की डिबेट चल रही है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन केवल ऑफिशियली नोटिफाइड लैंड पर हो या जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट है उसके ऊपर भी लागू हो। सुप्रीम कोर्ट में 2024 में एक इंटरिम ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें TN गोदवर्मन स्टैंडर्ड को जिंदा रखने की बात की गई थी, वाइल चैलेंजेस टू द 2023 अमेंडमेंट कंटिन्यू। तो ये सब क्या है, आइए इसको देखते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर है कि भारत में फॉरेस्ट आखिर होता क्या है, क्योंकि लीगल क्लासिफिकेशन ही यह तय करता है कि लैंड को हम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे फॉरेस्ट ही भारत में लेती जा रही हैं, रोड, माइनिंग, डिफेंस और दूसरे नॉन फॉरेस्ट यूजेस के लिए दे सकते हैं कि नहीं।
तो ये टी.एन. गोदावर्मन केस क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था इसमें, treated forest broadly according to its dictionary meaning. So, the protection will apply even if the land was not formally notified as a forest. तो नॉन फॉरेस्ट लैंड पर भी अगर फॉरेस्ट की परिभाषा के हिसाब से हरियाली है तो उसको फॉरेस्ट मान के उसको प्रोटेक्शन दिया जा सकता था। यह सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. गोदावर्मन केस में व्यवस्था दी थी। तो इसपे से डीम्ड फॉरेस्ट यानी माने हुए वन, ये एक परिभाषा निकली। These are areas that may not appear in सरकार के ऑफिशियल फॉरेस्ट रिकॉर्ड, but they have ecological value like forest. 2023 का जो अमेंडमेंट है, it tried to define the scope of forest law more clearly. It brought focus to recorded forest, notified forest, specific exemptions for certain categories of land, और एक एनुअल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह भी MOEFCC देता है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, It directed authorities to continue following the गोदावर्मन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेस्ट, और लीगल चैलेंज अभी जारी है उसके ऊपर। इसका मतलब कि डिक्शनरी मीनिंग अप्रोच हैज नॉट बीन फुल्ली डिस्प्लेस्ड। भारत में पारिस्थितिकी की चिंता यह है कि बहुत सारे असली फॉरेस्ट कागजों के बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं, और यही भारत में कार्बन स्टोरेज, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, वाटर सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सपोर्ट देते हैं। तो भारत के लिए चैलेंज ये है कि लीगल सर्टेनिटी को इकोलॉजिकल एक्यूरेसी के साथ में मैप करना होगा। तो ये एक इवॉल्विंग एरिया ऑफ एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसमें समय लगेगा अभी चीजों को आगे बढ़ने में। तो भारत में जो लीगल क्लासिफिकेशन है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से शुरू होती है कहानी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1927 से आगे। लेकिन तब अंग्रेजों का एक ही काम था, किसी भी तरह भारत के वनों की संपदा को पूरी तरह लूट लेना और खुद को अमीर बनाना। कानून सारे उसी लिए बनते थे। अब कितना समय के साथ बदला ये तो देश की जनता ही तय करे। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है, रेगुलेट्स द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। डाइवर्जन का मतलब होता है वन की भूमि को दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए खोल देना। वो कैसे होगा, उसके कानून बने। 1996 का गोदावर्मन जजमेंट जो था, इसी के ऊपर हमने यहां पर बात की थी। एक्सपेंडेड द स्कोप टू डीम्ड फॉरेस्ट बेस्ड ऑन डिक्शनरी डेफिनेशन, तो उससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिला फॉरेस्ट को। समझ में आया आपको? तो जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो लीगल रिकॉर्ड में नहीं है, डीम फॉरेस्ट, ट्रेडिशनल लैंड्स वगैरह, तो उनकी कटाई आसान हो जाती है फिर, तो उनको बचाने की लड़ाई चल रही है। इकोलॉजिकल रियलिटी यह है कि साइंटिफिक क्राइटेरिया में ऊपर कैनोपी यानी जो छत बन जाती है पेड़ों के ऊपर की पत्तियों से, उसकी डेंसिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज कंपोज, स्ट्रक्चरल हेल्थ वगैरह, और उसके जो इकोसिस्टम फंक्शंस हैं। तो प्यारे दोस्तों, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया था, उसने डेफिनेशन को एकदम नैरो करके चीजों को बनाया, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम डीम फॉरेस्ट कर दिया। तो इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जो मामले सारे सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, इसको हम एक फर्स्ट ट्रीटमेंट आज माने। मैं इसके ऊपर डिटेल आगे और नोट लेकर आऊंगा। तो इसमें अब मैंने एक काम और किया है कि क्योंकि ये डेट्स वगैरह में कंफ्यूजन होता है, तो ये एडिशनल आपके लिए जानकारी यहां पे लगा दी है। तो 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है, फॉरेस्ट को डिफाइन करता है। फॉरेस्ट यानी जो सरकारी रिकॉर्ड में है वो। फिर 1980 में भारत सरकार बनाती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड को अप्लाई करता है लार्ज स्केल डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को रोकने के लिए। फिर 1996 में टी.एन. गोदावर्मन केस आता है, टर्निंग पॉइंट है। फॉरेस्ट एनी एरिया विद फॉरेस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब और प्रोटेक्शन एक्सपैंड कर दिया गया। डिक्शनरी मीनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना, सही माना। उसके बाद बहुत सारे केसेस चलते चले जा रहे हैं, प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल रियलिटी, नॉट जस्ट पेपर रिकॉर्ड। तो ये फॉरेस्ट लैंड को अक्वायर करने में दिक्कतें पैदा करता है। समझ में आया आपको? 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट मोदी सरकार लाती है कि हम रिकॉर्ड बेस्ड डेफिनेशन पे ही जाएंगे, स्पेसिफिक एग्जेम्पशन कभी कभी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आता है, ब्रॉडर प्रोटेक्शन गोदावर्मन का ही रहेगा, नए डाइल्यूटेड का नहीं रहेगा। अब समझ में आ गई पूरी कहानी? तो कुछ कुछ कहानियों में थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है समझने के लिए, तो उतना पेशेंस आप में होना चाहिए। अगर है तो चीजें समझ भी आएंगी, गहराई से पकड़ में भी आएंगी। गुड।
चलिए आगे जैसे जैसे इवॉल्व होगा इसको देखेंगे। चौथी खबर पर आ गए प्यारे दोस्तों, पूरा एंड तक देखिए, अपनी नोटबुक आपने बनाई होगी, उसमें काम की चीजें नोट भी करें। इंडियन न्यूक्लियर सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी डिनायल। भारत का जो 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप एफबीआर है कलपक्कम में, क्रिटिकलिटी आई अप्रैल में, काफी बड़ी खबर बनी। भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो 1950s और 60s में डिजाइन किया गया था, उसके लिए एक मील का पत्थर है। एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी घरेलू स्वदेशी आत्मनिर्भर कैपेबिलिटी दोनों के लिए। भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे दुनिया भर से टेक्नोलॉजी डिनायल मिलता रहा। अमेरिका ने उसको क्रश करने की पूरी कोशिश की, इसीलिए भारत ने फ्यूल रिएक्टर डिजाइन मटेरियल कंट्रोल्स खुद अपने विकसित किए। हमारा अपना जो डिजाइन है एफबीआर का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, वो फास्ट न्यूट्रॉन्स और प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल को यूज करता है। इसके पीछे का पूरा खेल यह है कि इसके लिए रॉ मटेरियल थोरियम है, जिसे भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो थोरियम हमारे लिए फाइनली एनर्जी इंडिपेंडेंस की एक राह बन सकता है। अभी रास्ता लंबा है। तो 2026 में क्या हुआ, मैंने पहले एक बार ये खबर कवर की थी, आज ये टेक्नोलॉजी डिनायल के कंटेक्स्ट में कवर कर रहा हूं। फर्क ये है कि जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था उसकी पहली क्रिटिकलिटी आ गई थी, मतलब वो खुद कंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन अब चला सकता है। स्टेबल पावर जनरेशन और ग्रिड में कनेक्ट करके कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी लेने के पहले का यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। भारत का जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है वो एक 3 स्टेज न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है। उसमें पहले यूरेनियम है, दूसरे में प्लूटोनियम है और तीसरे में सीधे सीधे थोरियम है। टेक्नोलॉजी डिनायल ने भारत को स्लो तो किया, लेकिन हमें बहुत सेल्फ रिलायंट भी बनाया और अब सरकार ने प्राइवेट पार्टीज के लिए इसको ओपन भी कर दिया है। लो कार्बन बेसलोड पावर, ये इसका संदर्भ है। हमारी न्यूक्लियर एनर्जी सोलर और विंड आउटपुट फ्लक्चुएट होगा उस वक्त ग्रिड को सपोर्ट कर सकती है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, स्पेशली ईरान वॉर में जो हाल दुनिया का हो गया है, और भारत क्योंकि बुरी तरह एनर्जी डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट पे, इसलिए अगले 10 सालों में हम अगर एनर्जी डिपेंडेंस कम कर पाए तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो बहुत बुरी तरह उसमें हम फंस सकते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कैसे काम करते हैं, ये उसका एक कटआउट डायग्राम है। बहुत ही शानदार डिटेल्ड इंफोग्राफिक है, जिन्हें टेक्निकली इसको समझना है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज करते हैं जिनको हैवी वाटर से स्लो डाउन नहीं करवाया जाता है, जो कि एक फिशन चेन रिएक्शन, ये फ्यूजन पे नहीं चलते हैं, सारे फिशन पे। फ्यूजन का तो अभी दुनिया में कोई सक्सेसफुल कमर्शियल मॉडल बना ही नहीं है, उस पर अलग से बात हमने की थी। तो ये फिशन चेन रिएक्शन को चलाते हैं और फिसाइल फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, जितना कंज्यूम करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा। तो इसीलिए इसको कहते हैं दे ब्रीड न्यू फ्यूल फ्रॉम फर्टाइल मटेरियल। दे ब्रीड, फास्ट ब्रीडर और फास्ट न्यूट्रॉन ब्रीडिंग न्यू फ्यूल फ्रॉम फर्टाइल मटेरियल, एक्सटेंडिंग फ्यूल रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग लॉन्ग लिव्ड वेस्ट। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फास्ट जो है न्यूट्रॉन्स के लिए, ब्रीड जो है वो नया फ्यूल ब्रीड करते हैं उस पे से। तो ये प्राइमरी सिस्टम है जिसको सोडियम से ठंडा किया जाता है, पहला हीट एक्सचेंजर है। सेकेंडरी सिस्टम सोडियम का लूप है और पावर कन्वर्जन जहां टरबाइन है। आगे इसको ग्रिड में कनेक्ट कर दो और आपके घर में बिजली आ जाएगी। ये सिस्टम है पूरा। अल्टीमेटली हीट जनरेट करके हीट निकालना है, न्यूक्लियर हो, कोल हो, हाइड्रो हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली टरबाइन घुमाना है। ध्यान रखना, फाइनली बिजली टरबाइन के घूमने से बनती है जो ग्रिड में कनेक्ट हो जाती है। अब वो टरबाइन घुमाने की ऊर्जा कहां से आएगी, सवाल सिर्फ ये है। तो इसके अंदर के मैकेनिज्म यहां पे दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फास्ट न्यूट्रॉन्स, ब्रीडिंग, हाई फ्यूल यूटिलाइजेशन, सोडियम कूलेंट, सस्टेनेबल फ्यूल साइकिल। स्पेंट फ्यूल जिसमें प्लूटोनियम होता है उसको रीप्रोसेस करके प्लूटोनियम को सेपरेट कर लेते हैं, उसको फैब्रिकेट करते हैं, नया फ्यूल बनता है, रिएक्टर में वापस चला जाता है। यह है सारी कहानी। पहले फिशन होता है कोर में, यहां पे कोर में अंदर हीट बाहर आती है, सोडियम से उसको रिमूव करते हैं, हीट ट्रांसफर होता है हीट एक्सचेंजर में, तो स्टीम बनेगी, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो आगे बिजली बन जाएगी और पैरेलल स्टीम का कंडेंसेशन होगा और नया फ्यूल बन जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलेगी। अभी लंबा रास्ता है आगे, लेकिन एटलीस्ट क्रिटिकलिटी आ गई है, सेल्फ सस्टेनिंग फिशन हो गया है। बधाई। 5वीं खबर पर आ गए हैं प्यारे दोस्तों। देखते हैं आज हमें 5th न्यूज में क्या मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ दशकों में, सालों में क्या क्या परिवर्तन हुए, इस पे एक नजर डालते हैं।
दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति पैरेलल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ अब बदलती जा रही है। पूरे भारत में जो ट्रेडिशनल पार्टी स्ट्रक्चर है उसके पैरेलल में आजकल पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज आ गई हैं। कई पार्टीज ने, छोटी हो या बड़ी, अपना जो कोर काम है वो इन कंसल्टेंसीज को दे दिया है। ये सैकड़ों करोड़ों रुपए चार्ज करती हैं और पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट करती हैं। ये ठीक वैसे है जैसे एक कार्डियक सर्जन हार्ट सर्जरी का काम किसी दूसरे को आउटसोर्स करते, मतलब उसका जो मेन काम है वो ही उसने आउटसोर्स कर दिया। ये भारतीय राजनीति के पतन की बहुत बहुत खतरनाक घड़ी है, जहां पॉलिटिक्स को ही आउटसोर्स कर दिया गया है एजेंट्स को, जिनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। तो हम एक नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल नॉनसेंस में भारत धीरे धीरे घुस रहा है, घुस चुका है। इनफैक्ट यही पश्चिम बंगाल में भी हुआ। पूरे पैरेलल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए पार्टीज के पैरेलल में। तो एक लंबा चौड़ा एनालिसिस हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, उसमें उनका यही कहना था कि पार्टियां तो अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन अब उनके साथ साथ ये भी हैं और वेलफेयर प्लेटफॉर्म्स, कंसल्टेंट्स, ग्रीवांस सिस्टम्स, डायरेक्ट लीडरशिप, सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक रूप से कई दशकों से पार्टी सोसाइटी लिंकेज हमेशा बना रहा है। लोकल कैडर्स जो होते हैं वो वोटर को वेलफेयर, डिस्प्यूट सेटलमेंट, आइडेंटिटी नेटवर्क के साथ जोड़े रखते थे। लेकिन अब जो नए पैटर्न धीरे धीरे आ रहे हैं, पार्टियां अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन बहुत सारे पैरेलल मोबिलाइजेशन सिस्टम भी आ गए हैं। वेलफेयर स्कीम में क्योंकि डीबीटी में पैसा सीधे अकाउंट में जाता है, तो नागरिक के बीच में और जो पैसा दे रहा है उसके बीच में मध्यस्थता करने वाले ब्रोकर्स की जरूरत थोड़ी सी कम हो गई है। बेनिफिट डायरेक्ट और यूनिवर्सल हो गए हैं, तो लोकल पार्टी वर्कर की ताकत कम हो जाती है, लोकल गेट कीपिंग कम हो जाती है, सेंट्रलाइज कंट्रोल बढ़ जाता है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट और डेटाबेस मोबिलाइजेशन बहुत विजिबल हो गया है। जिन पार्टियों के पास अपना खुद का डेटा सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रेटजी नहीं है, उन्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। बीजेपी का बहुत तेजी से एक्सपांशन हुआ है। बंगाल की पॉलिटिकल कंपटीशन का कलर बदल गया है और उसी ने बाकी सारी पार्टियों को, तृणमूल हो या दूसरी, बूथ नेटवर्क को मजबूत करने के लिए और वेलफेयर मैसेजिंग को मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब पूरे देश में पार्टियों की रीडिजाइनिंग चल रही है, वेलफेयर डिलीवरी, डेटा, लीडरशिप, ब्रांडिंग और पैरेलल सिटीजन आउटरीच। तो यही है न्यू इंडिया। तो इस तरह से भारत की राजनीति धीरे 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 पूरी तरह बदल चुकी है। तो बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है जो बताता है कि कितनी सारी चीजें बदली हैं, और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये पूरे भारत में कमोबेश थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है। आते हैं छठी खबर पे। आर्मिस्टिस, सीज फायर, पीस एंड रेप्रोचमेंट, ये सारी खबरें, इससे जुड़ी खबरें और ये सारे शब्द हमें अक्सर मीडिया में रोज सुनाई देते हैं। तो थोड़ा इनको टेक्निकली तो देख ही लें एक बार। ये सारे शब्द जो हैं, सीज फायर हो गया, आर्मिस्टिस हो गया, पीस हो गया, रेप्रोचमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में सुनाई देते हैं। तो इनकी परिभाषाएं आखिर हैं क्या? सीज फायर होता क्या है? जैसा हम ईरान युद्ध के केस में देख चुके हैं, सीज फायर का बिल्कुल साफ मतलब है हॉल्ट और सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, लड़ाई में आया हुआ हॉल्ट। ये टेम्पररी हो सकता है, लोकल हो सकता है, यूनिलैटरल हो सकता है, नेगोशिएटेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। आर्मिस्टिस क्या होता है? आर्मिस्टिस इज मोर फॉर्मल देन अ सीज फायर। सीज फायर से थोड़ा ज्यादा गहरा और औपचारिक होता है आर्मिस्टिस। उसमें एक्टिव होस्टिलिटी सस्पेंड हो जाती है, नेगोशिएशन का रास्ता खुलता है, लेकिन अभी शांति नहीं आती है। वो अगले स्टेप पर आएगी बेटा, पीस एग्रीमेंट, शांति समझौता। इसमें हिंसा रोक दो का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। पॉलिटिकल, टेरिटोरियल, लीगल, सिक्योरिटी कॉजेस को एड्रेस किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट के। जरूरी नहीं कि पीस एग्रीमेंट भी लॉन्ग टर्म में पीस प्रोड्यूस कर ही दे। जैसा हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एंड में देखा था कि किस तरह से जर्मनी को जब दंडित किया गया था वर्साय संधि के तहत, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। किसने सुना है भैया वर्साय संधि के बारे में? बताइए, द ट्रीटी ऑफ वर्साय। रेप्रोचमेंट एक बिल्कुल अलग शब्द है, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। इट मींस इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस आफ्टर हॉस्टिलिटी। तो दो देशों के बीच फॉरेन अफेयर्स में यूज होता है ये। तो ईरान और अमेरिका को इसकी जरूरत है आज। सीज फायर कोलैप्स हो जाता है अगर उसका कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। आर्मिस्टिस फ्रीज हो जाती है, किसी कॉन्फ्लिक्ट को फ्रीज कर देती है
अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट फॉलो नहीं करता है। कोरिया में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में आर्मिस्टिस तो हो गई, फाइनल कोई पीस ट्रीटी हुई नहीं, तो वो फ्रोजन पड़ा हुआ है मामला पूरा वहां, जो बीच बीच में उनके बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने से थोड़ा गर्म हो जाता है। पीस रिक्वायर्स इम्प्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशंस, बॉर्डर कमीशन, डीमोबिलाइजेशन प्लान, गारंटी, इलेक्शंस वगैरह, एंड रैप्रोचमेंट इज स्लोअर देन फॉर्मल एग्रीमेंट। तो ये इनके बीच के कुछ तकनीकी अंतर हैं, क्योंकि दुनिया अब प्रैक्टिकली एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में जा चुकी है। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के भीतर ही बैठे हैं भैया अभी। हाँ, रे डालियो भी यही कहते हैं और कॉमन सेंस भी यही कहता है। और ये अब अगले 10 साल तक चलता रहेगा, जब तक एक पूरी नई दुनिया इसमें से बाहर नहीं निकलेगी। तो देखते हैं किस प्रकार की नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। ये एडिशनल रीडिंग मटेरियल है, आराम से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करें, पीडीएफ को, उसको पढ़ लें। ये सेशन 17 है हमारी सीरीज का, सबके लिए फ्री है, आराम से पढ़ो। अगला फ्री सेशन नंबर 25 पे आएगा। इससे बेहतर है कि आप लेवल 3 की मेंबरशिप ले लीजिए, सब कुछ वहां रेगुलरली एक्सेस करते चलिए। 7वीं खबर पर आ गए हैं दोस्तों, इंडिया रैपिडली फॉलिंग फर्टिलिटी रेट, TFR। तो पहले इसके ऊपर एक प्यारा सा वीडियो एक्सप्लेनर है, कमेंट में बताइएगा जरूर ये एक्सप्लेनर आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। ये पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। Replacement fertility rate refers to the average number of children each woman must have for a population to exactly replace itself from one generation to the next, assuming there is no migration. This number is not exactly 2 because not every child born survives to adulthood, so slightly more than 2 births are required to replace 2 parents in the long run. The basic logic is that a pair of parents needs, on average, 2 surviving children to maintain the same population size in the next generation. The extra fraction above 2 mainly accounts for child mortality, early deaths, and the fact that not all children, especially girls, survive to reproductive age. Replacement fertility is calculated in terms of daughters because only females give birth and are directly responsible for continuing the next generation. A total fertility rate of around 2.1 means that each woman has enough children so that, on average, one daughter survives to reproductive age and replaces her. However, the exact replacement level varies across countries, depending on healthcare quality, mortality rates, life expectancy, and overall population conditions. In countries with very low mortality, the replacement rate may be closer to 2.05, while in countries with higher mortality, it can be noticeably higher than 2.1. The commonly used value of 2.1 is therefore an approximate global benchmark, not a fixed biological rule, and it reflects typical modern demographic conditions. Even when fertility falls below replacement level, populations may continue to grow for some time due to population momentum before eventually stabilizing or declining. तो समझ में आया आपको? ये बेसिक सत्य समझना बहुत जरूरी है कि TFR 2.1 होता क्या है। भारत का TFR 1.9 से भी बहुत नीचे जा चुका है, तो भारत बर्थ साइड से सिकुड़ रहा है। भारत की फर्टिलिटी डिबेट अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बची ही नहीं है, अब तो वो सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी की हो गई है। वर्तमान में वो 1.9 के भी नीचे जा चुका है और कई राज्यों में वो 1.5 हो चुका है। मतलब अब वहां बर्थ साइड से सिर्फ सिकुड़ना ही है, क्योंकि एक बार फर्टिलिटी 1.8 के नीचे गई, किसी भी तरह आप उसको 2.1 तक वापस लेके जा ही नहीं सकते। यही फैक्ट है। TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर, वो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं जो किसी विमेन को रिप्रोडक्टिव ईयर में प्रोड्यूस करने चाहिए अगर आबादी को स्टेबल रखना है। तो हम रिप्लेसमेंट के नीचे जा चुके हैं। और अर्बन TFR 1.6, रूरल TFR 2.1, और ये इससे भी नीचे चला गया। मैंने बिल्कुल अभी पिछले 2-3 दिनों में चेक किया, तो हम एक्चुअली सिकुड़ रहे हैं बर्थ साइड से। टोटल आबादी अभी हमारा मोमेंटम इफेक्ट बना हुआ है, क्योंकि जो सीनियर लोग हैं उनकी मौतें जल्दी नहीं हो रही। हेल्थ बहुत सुधर गई है भारत में। हेल्थ सर्विसेज पिछले 70 सालों में हमारी एवरेज जो एज थी, जीवन आयु प्रत्याशा, वो बहुत बढ़ गई है और अब वो 72 के भी आगे जा चुकी है। तो ये पूरे फैक्टर्स जब कैंसिल होंगे 2050 तक, फिर आबादी बहुत तेजी से टोटल आबादी घटेगी हमारी। यह है इसके पीछे का अरिथमेटिक। भारत में फीमेल एजुकेशन सुधरी, अर्बनाइजेशन हुआ, डिलेड मैरिज हुआ, कॉन्ट्रासेप्शन हुआ, राइजिंग चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट जो आज की तारीख में सबसे बड़ी लागत है। बच्चे को बड़ा करना बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि अच्छे स्कूल पॉकेट के बाहर हो चुके हैं। और इसलिए अब जो कम आयु के जो अब शादियां हो रही हैं, जो नई नई शादियां हैं,
उनमें या तो एक बच्चा हो रहा है या बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अलग अलग राज्यों में कहानी अलग है। बिहार उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह ये डिक्लाइन बहुत मार्क्ड हुआ है। तो इससे जुड़े डेफिनेशंस मैंने दिए हैं। सिंसियर स्कॉलरली स्टूडेंट्स कृपया डिटेल में इसको पढ़िएगा। ये पढ़ाने के लिए 1 घंटा अलग से चाहिए, वो हमारा गोल भी नहीं है। क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी 10 चीजें हैं। आराम से पढ़ना बेटा, गहराई से सब मिलेगा। हमारे सेशन में हम आपको सब कुछ दे देते हैं। अब आपके ऊपर है आप कितना इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये हमने आपको दिखा दिया। अब 8वें पर आते हैं। टैक्समैन हैज कम फॉर द ट्रस्ट विद प्रॉफिट मोटिव। भारत में हजारों चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बड़े चतुर हैं, वो मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन वो एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं इनकम टैक्स से, क्योंकि हम तो ट्रस्ट हैं। तो सरकार ने फंदे कस दिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे सभी की फाइल खोल के बैठ गया है जिन्होंने इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन क्लेम किया, जबकि उनकी एक्टिविटीज बिल्कुल साफ तौर पे प्रॉफिट के लिए। तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल है ऐसा ट्रस्ट जो प्योर वेजिटेरियन फूड टॉप क्लास सेलिंग का बहुत बड़ा व्यापार भारत में चलाता है, और वो अपने आप को एग्जेम्पशन मांगता है। उसकी भी फाइल खोल दी भारत सरकार ने। इकोनॉमिक टाइम्स में इस पर लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई। तो इसमें बहुत सारे बड़े अस्पताल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और एक ग्लोबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी जद में आ गई है। तो भारत में क्या है कि परोपकारी संस्थानों को इनकम टैक्स से छूट दी जाती है, पर हो ये रहा है कि उसकी आड़ में ये लोग धंधे कर रहे हैं। खास मतलब बिल्कुल साफ तौर पे दिखता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए धंधेबाजी पे उतर आए हैं, और आंखों से दिखता है। तो हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो फीस तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको परोपकारी चैरिटेबल माना जाएगा अगर उनका डोमिनेंट पर्पस पब्लिक बेनिफिट है तो। लेकिन कई जगह आपको बिल्कुल आंखों से ही आम आदमी को दिख जाता है कि इनका पर्पस है मुनाफा कमाना। तो फिर इनकम टैक्स ये कह रहा है कि तुम्हें हम सेक्शन 12A और सेक्शन 12AB में जो सारा का सारा टैक्स एग्जेम्पशन के सेक्शन से इनकम टैक्स एक्ट के, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना कर दें। तो ये एक लंबी चौड़ी लड़ाई चल रही है, और आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि जेन्युइन चैरिटी वर्सेस प्रॉफिटेबल चैरिटी के बीच में सरकार कहां लाइन ड्रॉ करेगी। समझ में आ गया? आते हैं आज की नवी खबर पे प्यारे दोस्तों। द 9th न्यूज फॉर आवर करंट अफेयर्स सेशन 17, HSN क्लासिफिकेशन इन बैटरी स्टोरेज। एक बहुत ही अजीब और गरीब खबर आई, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। देखिए, भारत में HSN क्लासिफिकेशन जो होता है वो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के लिए यूज होता है। जितने भी भारत में वस्तुएं बनती हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे सरकार के सॉफ्टवेयर में, उसके लिए कोड दिया जाता है। कस्टम ड्यूटी, GST, ट्रेड कंप्लायंस, ये कानूनों में किसी भी वस्तु को एक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। क्या कहते हैं बेटा उस नंबर को? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब हमारी जो बैटरी स्टोरेज इंडस्ट्री है भारत की, उसके लिए कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि जो लार्ज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं वो HSN क्लासिफिकेशन की ब्यूरोक्रेसी में उलझ के रह गए हैं। कुछ ग्रिड स्केल के जो सिस्टम है बहुत बड़े, उनको छोटे छोटे पावर बैंक जैसा ट्रीट किया जा रहा है, तो उनके ऊपर लगने वाली ड्यूटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो लोग रो रहे हैं कि हमारा ये क्लासिफिकेशन बदलो। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये आपकी हमारी कंज्यूमर बैटरीज नहीं होती, ये ग्रिड स्केल की होती है, और इनके ऊपर सेम क्लासिफिकेशन अगर लग जाएगा तो उन पे लगने वाली ड्यूटी ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से उनको नुकसान हो जाएगा। यह है सारा मामला, और सरकार को ही इस क्लासिफिकेशन को जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ताकि एक स्मॉल ब्यूरोक्रेटिक कैटेगरी एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इशू ना बन जाए। इतनी छोटी सी बात है ये, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन वो लोग रो रहे हैं, अब सरकार करेगी कुछ इसके ऊपर। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, इसको मोबाइल कैमरे को अपना इस पे फोकस करें, छोटी सी लिंक आएगी दोस्तों, उसको भर दें। एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, एक आपको ईमेल देना है सिर्फ, और आपको रोज शाम को हमारे अपडेट्स आने लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। 10वीं और अंतिम खबर, जनरेटिव AI की बहुत आलोचना हो रही है। जो हम इमेजेस और वीडियो बनाते हैं AI से, कि वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और वो हमारे प्लेनेट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जनरेटिव AI का यूज मिनिमम किया जाए।
जनरेटिव एआई डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी चिप, कूलिंग सिस्टम सभी की डिमांड बढ़ाते जा रहा है और दुनिया भर में डेटा सेंटर्स ने 2024 में 1.5% विश्व की बिजली का कंजम्पशन कर लिया था। पहले तो जनरेटिव एआई के मॉडल जब ट्रेन होते हैं तब भयानक बिजली खाता है और फिर इन्फ्रेंसिंग यानी आप और हम जब कोई प्रॉम्प्ट देते हैं उसको इन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ट्रेनिंग वो जो उनकी कंपनियों के अंदर होती है बिफोर दे रिलीज इट, और उनका कहना है कि दोनों में ये बहुत ज्यादा एनर्जी टेरावाट आवर 415 2024 में उसने कंज्यूम कर ली। और अमेरिका में फिलहाल सबसे ज्यादा है इसका शेयर, बाद में चाइना, लेकिन धीरे धीरे भारत जैसे देशों में ये फैलता जा रहा है। और जनरेटिव एआई में जो ओवरऑल एनर्जी कंज्यूम हो रही है मैक्सिमम वीडियो, ऑडियो, इमेजेस जनरेशन में होता है। तो इसको सिर्फ जहां जरूरी हो वहां यूज किया जाए, बाकी जगह नहीं। ये एक बहुत बड़ा इवॉल्विंग डिबेट चल रहा है दुनिया में भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत में भी डेटा सेंटर्स लगातार आते जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है भारत में डेटा सेंटर्स पे? राय जरूर बताइएगा। बिलियन होप्स का हमारा प्रोजेक्ट है, आप इसके साथ जरूर जुड़ें। हमारा यूट्यूब चैनल बिलियन होप्स का अलग है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी करंट अफेयर की वेबसाइट है insights.billionhopes.ai, जरूर उसको यूज करें। हमारा न्यूज़लेटर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लिंक में है, AI फॉर एवरीवन, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। लेवल 3 को आप ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। आइए पूरे कॉन्फिडेंस से ज्वाइन कीजिए। सारे मेंबर्स अब क्विज को सॉल्व कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। सभी यूट्यूब के सदस्यों से हम सेशन 25 में फिर भेंट करेंगे। मेंबर्स के साथ बुधवार को फिर भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद।